हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट को मोल्ड करते हैं, मेल्ट करते हैं, या अगर आप उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो बनाता है फ्री आयंस। और जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यही फ्री आयंस मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो हमारे पास दो तरीके की कंडक्शन होती है, टाइप्स ऑफ कंडक्शन। तो सबसे पहला है हमारे पास मेटालिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो मेटालिक कंडक्शन क्या होता है? तो जैसे कि मेटल्स हैं, मेटल्स में भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो उसमें जो कंडक्शन होता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो क्या होता है मेटेलिक कंडक्शन? इट इज द कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ free electrons present in metal under electric field। सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होता है? जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट करते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, जब आप इसको मेल्ट करते हैं तो भी ये आयोनाइज होता है, Na प्लस और Cl माइनस। तो ये फ्री आयंस बना रहा है। या फिर आप अगर इसको एक्वा स्टेट में डाल दें, पानी में डाल दें, तो भी ये डिसोशिएट हो जाएगा और फ्री आयंस फॉर्म करेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास की जाएगी तो ये फ्री आयंस मूव करना शुरू करेंगे टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इट इज द कंडक्शन, इट इज द कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस ऑफ मोल्टन और एक्वस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब आप एक मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन वहां पर जो मेटल्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उनकी अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल डज नॉट चेंज विद टाइम। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में ऐसा नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो वहां पर कोई आयन इलेक्ट्रॉन्स लेकर रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो वहां पे कुछ प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं, जो कि आपने अभी तक पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको ऑक्सीडाइज होने के भी चांस है और रिड्यूस होने के भी चांस है, तो वो कुछ नया बनाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? कॉम्पोजिशन of electrolyte may change under electric field, क्योंकि जो हमारे आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर कर अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं और कुछ नई चीज बना सकते हैं। नेक्स्ट, मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटल।
जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है, मतलब कि उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर उसका क्रिस्टल लैटिस कैसा है। और बात करें अगर हम मेटालिक कंडक्टेंस की, तो मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पर मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है। सेम अगर आप देखें कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक है या स्ट्रांग है। क्योंकि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कम आयोनाइज होगा, पार्शली आयोनाइज होगा, तो उसकी वजह से जो आयंस आएंगे वो कम आएंगे। और जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है और मैक्सिमम आयन देता है, तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी वो भी मैक्सिमम होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि अगर काफी विस्कस सॉल्वेंट होगा तो उसमें आयंस को मूव करने में दिक्कत आएगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। अगर फ्लो रुकेगा, फ्लो रेजिस्ट होगा, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। और टेम्परेचर, तो इन फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी डिपेंड करती है। तो यहां पर बात करें कि अगर हम विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मेटालिक कंडक्टेंस में क्या चेंजेस आते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन मेटल कर्नल्स will start vibrating, which resist the flow of electron, तो कंडक्टेंस डिक्रीजेस। अगर आप मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसको आप बहुत सिंपली समझ सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की बजाय अपनी ही पोजीशन पे जंप करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो रेजिस्ट हो रहा है, रुक रहा है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस कम हो जाएगी। और यहीं पर अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करें तो यहां पर जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट कम होगा, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज होगा। अगर विस्कोसिटी सॉल्वेंट की कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो यहीं पर हमारे पास एक टर्म है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which oppose the flow of current, तो यहीं पर अगर आप बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये मेटल्स की बात हो रही है, मेटालिक कंडक्टर्स। फिर इसी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में। और जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को कलेक्टिवली मिला दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा लें तो यहां पर मल्टीप्लाई होता है रो, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, R इक्वल्स टू
रो एल बाय ए। तो यहां पर आर क्या है? आर है रेजिस्टेंस। तो अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती हैं आपके पास? ओम। यहां पे रो क्या है? रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो भी आपका वायर है उसका क्या लेंथ है। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर या फिर कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहीं पर अगर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, या फिर रेजिस्टिविटी क्या होता है, जिसका सिंबल रो है। तो आपको पता है R इक्वल्स टू रो एल बाय ए है। तो अगर आप लेंथ ऑफ कंडक्टर को 1 सेंटीमीटर ले लें और क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो आपके पास अगर आप इसको 1 मीटर ले लें और आप इसको 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो आपका जो रो है वो किसके बराबर आएगा? रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। तो यही है रेजिस्टिविटी। इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। It is equal to the resistance when length and cross sectional area is taken as unity, that is 1। तो जब लेंथ and area is taken as 1, then specific resistance is equals to resistivity। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा? तो अगर आप यहाँ से रो को सॉल्व करें तो रो आपका किसके इक्वल आने वाला है? R इंटू ए बाई एल। आर क्या है आपके पास? ओम। एरिया आपके पास मीटर स्क्वायर है और लेंथ आपके पास मीटर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी यूनिट्स आने वाली हैं ओम मीटर। ये आपकी एसआई यूनिट है। अगर आप इसको सीजीएस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ओम सेंटीमीटर। ये सीजीएस में हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, इसका रेसिप्रोकल कर दें। टेक रेसिप्रोकल। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बिकम 1 बाय रो। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट विल बिकम 1 बाय आर एंड इट विल बिकम एल बाय ए। तो अगर हम बात करें कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसका सिंबल है कापा, कापा बोलते हैं इसको। तो कंडक्टिविटी क्या है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। आप इसको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी भी कहा जाता है इसको, और इसको कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो नेक्स्ट आपके पास यहां पे एक और टर्म है दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसको कहा जाएगा जी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो G इक्वल्स टू 1 बाय आर। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दें, यू विल गेट कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से अगर आप देखें तो ये 1 बाय रो है आपके पास, 1 बाय रो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो आपके पास यहां से फॉर्मूला बनकर आ रहा है कापा इक्वल्स टू
जी एल बाय ए, कापा इक्वल्स टू जी एल बाय ए। तो यही चीज अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर देख पा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या था, आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास दो रॉड्स हैं जो कि डिप्ड हैं इन द सॉल्यूशन, और इनको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से। तो ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है। तो व्हाट इज एल, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि एल क्या होता है। एल होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। तो व्हाट इज एल, एल इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन between two electrodes। और what is A? A is the cross sectional area, common cross sectional area, common cross sectional area between the two rods dipped in the solution। क्या मतलब है इसका, ये आपके पास दो रॉड्स है, तो ये जो दो रॉड्स है इसके बीच में इनका जो, ये पहली बात तो दोनों रॉड्स किस में डिप्ड होनी चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड होनी चाहिए। अभी अगर मान के चले इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया कितना होगा ए, तो कॉमन एरिया कितना शेयर कर रहे हैं ये ए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया जाएगा। अब मान लो कि अगर मैं दोनों रॉड्स को सॉल्यूशन से बाहर निकाल दूं, अगर मैं दोनों ही रॉड्स को सॉल्यूशन से बाहर निकाल दूंगा तो कोई भी एरिया नहीं है जो डिप्ड है सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया 0 हो जाएगा। और अगर वहीं पर अगर हम बात करें कि एक रॉड आधी डिप्ड है और एक रॉड पूरी डिप्ड है, तो कॉमन एरिया दे आर शेयरिंग इज a/2, कॉमन एरिया दे आर शेयरिंग इज a/2। एक रॉड आधी डिप्ड है और एक रॉड पूरी डिप्ड है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कॉमन एरिया दे आर शेयरिंग, तो कॉमन एरिया दे आर शेयरिंग इज a/2। तो कापा क्या है हमारे पास यहाँ पे, कापा इज जी एल बाय ए। अब आपको पता है कि जो हमारे पास ये कंडक्टिविटी सेल है इसमें जो हमारे पास ये लेंथ बिटवीन द रॉड्स रहने वाला है और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहने वाला है ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो कापा किसके बराबर है, जी एल बाय ए के बराबर है। अब ये लेंथ और जो एरिया है फॉर अ कंडक्टिविटी सेल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस L बाय ए के रेशियो को हम बोलते हैं G स्टार, दैट इज सेल कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए जो सेल कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि ये लेंथ बिटवीन द रॉड्स एंड जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। तो G स्टार किसके बराबर होता है हमारे पास, L बाय ए। तो अगर आप यहां से इसका फॉर्मूला देख पा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये कापा इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर कंडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो अगर आप कंडक्टिविटी को डिफाइन करना चाहें तो कंडक्टिविटी है क्या, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इट इज इक्वल टू conductance of solution when length and cross sectional area is taken as unity, that is 1। तो कंडक्टिविटी वो कंडक्टेंस है जब आप
लेंथ बिटवीन द रॉड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिटी लेंगे। क्या मतलब है इसका? तो अगर आप कापा इक्वल्स टू जी एल बाई करते हैं, लेंथ हमने ले लिया 1, वो आप सेंटीमीटर भी ले सकते हैं या फिर मीटर भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या यूनिट्स के साथ चल रहे हैं। तो आपके पास कापा किसके इक्वल आ जाएगा? कापा इक्वल्स टू जी। आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया है 1, लेंथ हमने ली है 1, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको ऐसे समझें कि कंडक्टिविटी है क्या? कंडक्टिविटी वो कंडक्टेंस है जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की होती है। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन द रॉड्स। तो जो आपके पास ये रॉड्स हैं, ये जो आपके पास रॉड्स हैं, ये रॉड्स के बीच में जितना भी सॉल्यूशन आ रहा है, तो मान के चलिए टोटल वी वॉल्यूम है, तो वी वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है वो तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। इस सॉल्यूशन का अगर आप यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, यूनिट वॉल्यूम का मतलब सिर्फ जैसे मान के चले कि इसके बीच में 10 लीटर है, तो आपको पूरा 10 लीटर नहीं लेना कंडक्टिविटी के लिए। कंडक्टिविटी के लिए सिर्फ आपको इसका यूनिट वॉल्यूम लेना है, ओनली 1 लीटर। तो 1 लीटर की वजह से जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ सेल। तो यहीं पर अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी कापा of a cell depend upon concentration of electrolyte। इसके बारे में आगे बात होगी कि कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है, एंड टेम्परेचर। और अगर हम बात करें यहां पे तो कंडक्टिविटी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो अगर मान लें आपको कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन सबकी कंडक्टिविटी को आप क्या कर लें? ऐड कर लें, क्योंकि पानी भी होगा वहां पर, तो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर भी आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो वाटर है, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कापा फॉर वाटर, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर नेग्लिजिबल होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है तब आप कंडक्टिविटी ऑफ वाटर लेंगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल। अगर दिया गया क्वेश्चन में फिर आप उसको कंसिडर करेंगे। तो क्या होगा कापा ऑफ सॉल्यूशन? दैट इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कापा इक्वल्स टू जी एल बाय ए। यहां पर क्या आएगा? G1 L बाय ए, G2 L बाय ए, क्योंकि फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल क्या चेंज नहीं होता? एरिया बिटवीन द रॉड्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता, एंड लेंथ बिटवीन द रॉड्स चेंज नहीं होता, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या आ जाएगा यहां पर हमारे पास? GW L बाय ए। तो L बाय कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज 1 अपॉन R। L बाय तो कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन R, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1, ये हो जाएगा 1 अपॉन R2, अप टू सो ऑन 1 अपॉन RW। तो यहां से ये पता लगता है कि कंडक्टिविटी सेल में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे के सारे पैरेलल में प्रेजेंट है। इन कंडक्टिविटी सेल all electrolytes are in
पैरेलल अरेंजमेंट। यहीं पर आप यूनिट्स की भी बात कर लें, यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा। तो कापा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, GL/A। तो अगर आप CGS में बात करेंगे तो आपके पास कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स, क्योंकि कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स हो जाएगी। लेंथ अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो ये SI यूनिट हो जाएंगी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को आप सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस मीटर इनवर्स, तो ये आपके पास SI यूनिट हो जाएंगी। वहीं पर अगर आप CGS की बात करें तो वो हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये आपके पास CGS यूनिट हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, conductivity and resistivity of electrolytic cell. That's it for now. Thank you.